नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग बाजार में। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है संविधान का निर्माण यानी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस विषय को, इस चैप्टर को हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पे हम लोग ध्यान देते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं संविधान की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्य प्रणाली, उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान की समितियां, प्रारूप समिति, संविधान का प्रभाव में आना और संविधान सभा की आलोचना। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, जिन्हें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपसे आशा है कि आप चैप्टर को ध्यानपूर्वक, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन संविधान के निर्माण के दौरान जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, क्या परिस्थितियां बनी, इन सारी बातों से आपको ठीक तरीके से रूबरू कराऊं। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसे इसमें शामिल किया हुआ है। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। साथियों, संविधान सभा की मांग, जब संविधान के निर्माण की बात आई तो संविधान के निर्माण के लिए कुछ व्यक्तियों का चयन किया जाना था। तो उन व्यक्तियों की एक सम्मिलित सभा बनी जिसको कहा गया संविधान सभा। संविधान सभा की मांग की अगर हम बात करें, यानी संविधान सभा बने और उसके बाद वो सभा संविधान के निर्माण करे, ये सबसे पहले 1929 से इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। 1934 में सबसे पहले संविधान सभा को गठन करने का विचार सर BN राव ने रखा था, और जो कि एक मार्क्सवाद, जो कि एक वामपंथी आंदोलन के नेता थे और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। तो सबसे पहले संविधान सभा की गठन का मांग इन्होंने रखा, सर BN राव ने रखा। कब रखा? तो 1934 में। इसमें जो भी फैक्चुअल डेटा है आप चाहे तो उन्हें लिख सकते हैं। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की आधिकारिक मांग की, यानी 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के सामने ये मांग रखी कि एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जो भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में ही पंडित नेहरू ने ये घोषणा करी कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान सभा का गठन होगा, यानी स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान निर्माण होगा, और उस संविधान निर्माण करने के लिए जो सभा बनेगी उसमें जो भी व्यक्ति होंगे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा चुने जाएंगे। उसमें किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये पंडित नेहरू की मांग थी। ब्रिटिश ने भी इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। उन्हें लगा कि चलो ये ठीक है, एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम हो रहा है, लेकिन चीजें इतनी आसान थी नहीं। उस समय में जो राजे रजवाड़े थे, आप कल्पना करके देखिए कि क्या कोई राजा रजवाड़ा ये चाहेगा कि देश में लोकतंत्र स्थापित हो, राजे रजवाड़े समाप्त हो जाए? वो कभी नहीं चाहेगा। आज हमारे यहाँ जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा जटिल है, तो उस समय में ये परिस्थितियां कितनी ज्यादा विकट रही होंगी। तो संविधान सभा को बनाने के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां थी, फिर भी ये कार्य हुआ। 1940 में ये पंडित नेहरू ने जब 1938 में संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के थ्रू बनाने की मांग की, तो 1940 में इसे मंजूर कर दिया गया, इसे सैद्धांतिक रूप से कहा गया, और इसी बात को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ठीक है। सन 1942 में अब ब्रिटेन में क्या हुआ? सरकार बदल गई। 1942 में ब्रिटिश सरकार में एक मंत्री थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य, भारत पहुंचा और संविधान किस तरह से बने, उसका क्या प्रारूप हो, इसके बारे में मंथन की, इसके बारे में कुछ प्रस्ताव वो भारत को दिए, भारत में लाए। और ये कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में संविधान लागू कर दिया जाएगा, इसको अपना लिया जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 1945 में। ऐसा अभी तक चल रहा है, अभी तक संविधान सभा की गठन हुई नहीं है। ये बातें अभी तक केवल चिंतन की जा रही है। जैसे ही इस बात की भनक मुस्लिम लीग को लगी कि क्रिप्स मिशन है और ये संविधान सभा की मांग
हो रही है, भारत में एक संविधान बनेगा, तो उस समय तक मुस्लिम लीग द्वारा अलग देश यानी पाकिस्तान के निर्माण करने की बात काफी जोर पकड़ ली थी। उन्होंने काफी इस पर आक्रामक तरीके से इसका विरोध किया कि नहीं, अलग देश होना चाहिए और अलग देश के लिए यानी पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनेगी और भारत के लिए एक अलग संविधान सभा बनेगी। मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और इसका पुरजोर विरोध किया। उनका कहना था कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दे, यानी दो अलग अलग भागों में बांट दे और दोनों की अपनी अपनी संविधान सभा होगी। उसके बाद से भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा गया अंत में, और फिर कैबिनेट मिशन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर के संविधान निर्माण करने की योजना सामने रखी, और जिसके तहत मुस्लिम लीग भी काफी संतुष्ट हो चुका था कि हाँ ठीक है, आप संविधान सभा का गठन कर सकते हैं जो संविधान निर्माण करेगी। अभी तक केवल मांग चल रही थी, गठन हुआ नहीं था। ठीक है, ये कुछ बातें थी। अब चलते हैं संविधान सभा के गठन की ओर। संविधान सभा के गठन, अब चुनौतियां तो काफी ज्यादा थी। राजे रजवाड़े साथ नहीं आना चाह रहे थे, वर्ण व्यवस्था काफी ज्यादा जटिल थी। इस परिस्थिति में सभी लोगों को एक साथ लाना काफी चुनौतीपूर्ण था। भारतीय उस समय के जो भी विद्वत जन थे, जो भी संविधान के प्रति जानकार लोग थे या संविधान निर्माण करना चाह रहे थे। कैबिनेट मिशन जो भारत में आया, उसके द्वारा जो कुछ प्रस्ताव सुझाए गए, उसके तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ, यानी संविधान सभा का गठन हुआ। तो कैबिनेट मिशन के योजना के द्वारा दिए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। अब संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब ध्यान रहे, संविधान सभा का गठन पंडित नेहरू ने 1938 में यह कहा था कि संविधान सभा का निर्माण जो होगा वो वयस्क मताधिकार पे होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंशिक मताधिकार कह सकते हैं या आंशिक रूप से मनोनीत सभा का इसको कह सकते हैं। ये कैसे हुआ ये आगे हम लोग देखेंगे। गठन की पूरी प्रक्रिया जब समझेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र होगा। अगर संविधान सभा में कुल सदस्यों की बात करें तो जो उस समय में उस योजना की जो विशेषता थी, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 यानी 389 होनी थी, जिनमें ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में 296 सीट दिए गए थे और देसी रियासतों को 93 सीट दी गई थी। यह तय किया गया था। ठीक है, हर देसी प्रांत चाहे वो छोटे हो वो बड़े हो, उसको जनसंख्या के अनुपात में उसका सीट सुनिश्चित किया गया था, और अमूमन मोटे तौर पे कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख पे एक सीट आवंटित किया गया था। मतलब 10 लाख की आबादी पे एक व्यक्ति को वहां से निर्वाचित किया जाना था, चुना जाना था। ठीक है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों का निर्धारण, यानी ब्रिटिश प्रांत को जो सीट मिले थे यानी 296 सीट, इन सीटों का जो निर्धारण हुआ था, तो उस समय में देश में जो भी वर्ण व्यवस्था, जो भी समुदाय थे, विशेषकर हिंदू बहुल क्षेत्र, मुस्लिम क्षेत्र और सिख क्षेत्र, ये 3 समुदाय मुख्य रूप से उस समय में जनसंख्या में ज्यादा थे। तो इनके अनुपात का ध्यान रखते हुए इस सीटों को निर्धारित किया गया था, ताकि प्रत्येक समुदाय से उचित, उसकी जनसंख्या के हिसाब से उसको उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। और इस चुनाव का जो प्रणाली रखा गया था, ये था एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से इसे चुना जाना था। देसी रियासतों को, अब ये तो हो गई ब्रिटिश प्रांत यानी ब्रिटिश भारत, जो 296 सीट पे चयन होना था, ये तो हम आपको बता दिए कि 10 लाख पे एक सीट चुना जाना था। अब देसी रियासतों की बात करें तो देसी रियासतों के चयन के लिए, मतलब देसी रियासत जो अपना प्रतिनिधि भेजेंगे, इसके लिए उन्हें अधिकार दे दिया गया था कि आप अपने यहां से किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं, और ये अधिकार उस रियासत के प्रमुख को था, मतलब उस रियासत के मुख्य व्यक्ति को था कि आप अपने यहां से कोई प्रतिनिधि को भेजें। अब बात समझने वाली है, मताधिकार तो ठीक तरीके से हुआ नहीं, तो यहां ये बात स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, या फिर यूं कहे तो आंशिक रूप से एक नामित निकाय थी, यानी कुछ व्यक्तियों को चुना भी गया था, कुछ व्यक्तियों को नामित भी किया गया था। ठीक है, अब ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही थी, सदस्यों का चुनाव हो रहा था, सदस्यों की नियुक्ति हो रही थी, ये हो रहा था जुलाई
जुलाई 1946 में। कब हो रहा था? जुलाई अगस्त 1946 के दरमियान ये पूरी बातें हो रही थी। ब्रिटिश प्रांत के लिए आवंटित 296 सीटों पर जब चुनाव हुए, यानी ब्रिटिश प्रांत को जब 296 सीट मिले थे, जब इस पे चुनाव हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीट मिले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। आप समझने वाली बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुई। उसके अलावा जो छोटे मोटे दल थे या जो निर्वाचित, उसको कुल मिलाकर के 15 सीटें प्राप्त हुई। ये तो हो गई ब्रिटिश प्रांत जो जिनको 296 सीट प्राप्त थी, इस पे जब निर्वाचन हुआ तो इस तरह से जनमत आया। अब बात करें देसी रियासतों की, तो अब याद करिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि देसी रियासतें कभी नहीं चाहेंगे कि देश में लोकतंत्र हो, वो राजतंत्र के पक्ष में ही थे, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि पूरी तरीके से नहीं भेजा, यानी 93 सीट भी भर नहीं पाई। कुछ व्यक्तियों ने अपना प्रतिनिधि भेजा, कुछ राजे रजवाड़ों ने अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा। संविधान सभा का जो चुनाव होना था पंडित नेहरू के अनुसार वो वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे कि इस तरीके से चुनाव होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस चुनाव में इस बात का ध्यान रखा गया कि जहां जिन लोगों की संख्या ज्यादा है, अगर किसी क्षेत्र में हिंदू ज्यादा है या मुस्लिम ज्यादा है, सिख, पारसी या आंग्ल भारतीय, उसके अलावा अनुसूचित जाति या जनजाति लोगों को ठीक तरीके से सभा में प्रतिनिधित्व मिल सके, इस बातों का काफी अच्छे से ध्यान रहा। गौर करने वाली बात है कि इस सभा में महात्मा गांधी ने हिस्सा नहीं लिया था, वो इस सभा के सदस्य नहीं थे। तो ये पूरी घटना हुई संविधान सभा के गठन की। आगे चलते हैं। संविधान, अब तक संविधान सभा की मांग हुई, संविधान सभा का गठन हो चुका है, यानी सदस्य अब आ चुके हैं, संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। अब जब संविधान सभा का निर्माण हो गया तब संविधान सभा अब कार्य करेगी। तो संविधान सभा के कार्य प्रणाली को अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, संविधान सभा बनकर के तैयार हो गई तो इसकी बैठक शुरू हुई और इसकी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने जब अपना कार्य शुरू किया और उन्होंने जब अपनी पहली बैठक की तो वो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और इस बैठक में भी मुस्लिम लीग ने पुरजोर रूप से बहिष्कार किया और अपने अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। गौर करिए कि संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है, तारीख है 9 दिसंबर 1946, सभी सदस्य बैठे हुए हैं और मुस्लिम लीग के सदस्य विरोध कर रहे हैं कि उन्हें एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान दिया जाए। इस बैठक में केवल 211 सदस्य ने ही भाग लिया था। इस बैठक में केवल 211 सदस्य ने ही भाग लिया था। अब तक संविधान सभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था, ये पहली बैठक थी और इस बैठक में पहली बैठक में जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया, हमारे यहाँ परंपरा है कि जो भी बड़े हैं उनको हम लोग अपॉइंट कर देते हैं ऊंचे पद पर, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बैठक की अध्यक्षता सदन के जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, 211 सदस्य थे पहली बैठक में। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, 211 सदस्य थे और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद में जब फिर बैठकें हुई तो फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके अलावे उसी प्रकार से डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी व वी.टी. कृष्णामाचारी को सभा का उप अध्यक्ष बनाया गया, यानी सभा में कुल मिलाकर के 2 उपाध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके अलावे 2 उपाध्यक्ष बनाए गए, एक डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरा वी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहें, यानी अगर समझने वाली बात है कि सभा में 2 उपाध्यक्ष हो गए। ठीक है, ये अब संविधान सभा अब कार्य करना शुरू कर चुकी है। संविधान सभा जब अब कार्य करना शुरू करी है तो वो अब लाएगी प्रस्ताव। अब जब वो प्रस्ताव लाएगी तो वो लाई उद्देश्य प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई 1946 को। तारीख को ध्यान में रखते चलिए,
9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, अब है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस सभा में उद्देश्य प्रस्ताव घोषित किया। उद्देश्य प्रस्ताव मोटा मोटी अगर हम समझें तो उसमें संविधान किस तरह से बनेगा या उनमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित हो, ये सभी उसकी झलक उसमें मिलती है। उद्देश्य प्रस्ताव में इन्हीं सब बातों की चर्चा करी गई है कि हमारा संविधान किस तरह से होगा। भारत के संविधान, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात पर कहा गया कि भारत का जो संविधान होगा वो संप्रभु होगा, भारत एक गणराज्य होगा। हाँ, उसके अलावा भविष्य में अपने प्रशासन चलाने के लिए अपना संविधान खुद निर्माण करेगी और उसमें समय समय पर बदलाव कर सकेगी। उसके अलावा भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक व राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण एवं संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता की भी बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में करी गई थी। गौर करिए, यही चीज आगे जाकर के हम लोग अपनी प्रस्तावना में पढ़ते हैं। चीजों को आप रिलेट करते चलिए। इसके अलावा अल्पसंख्यकों व पिछड़े वर्गों व जनजातीय क्षेत्रों के लोगों के लिए भी इन्होंने सुरक्षा की बात करी थी कि उन्हें भी सुरक्षित रखा जाएगा, उनकी भी उत्थान की कोशिश करी जाएगी। उसके अलावा संघ की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य किए जाएंगे तथा भारतीय भू क्षेत्र, जल क्षेत्र, उसके अलावा वायु क्षेत्र में जो भी न्याय संगत कार्य होंगे उसके सुरक्षा के लिए किए जाएंगे। ये सभी बात इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखे गए थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को, अब देखिए 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने पेश किया और फिर 22 जनवरी को इसे 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया, यानी सभा के जो भी सदस्य थे इस बात पर एग्री हो गए कि हाँ, हमारा संविधान इसी प्रारूप के तहत बनना चाहिए। और इसी से जाकर के इन्हीं उद्देश्य प्रस्ताव से काफी हद तक हमारा संविधान प्रभावित हुआ है। अब देखिए, संविधान उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो चुका है, उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए उसी दरमियान, जैसे कि 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे की योजना को पेश करी, तो इसके योजना को पेश करी और उसके बाद क्या हुआ कि जब बंटवारे की बात हो गई, यानी पाकिस्तान को अलग कर देने की बात हुई, तब अब धीरे धीरे जाकर के देसी रियासतों ने भी इस सभा में आना शुरू कर दिया। शुरू में देसी रियासतों ने इस सभा में अपने सदस्य नहीं भेजे थे, ठीक है, इसीलिए सदस्यों की संख्या केवल 211 रही थी। अब जब पाकिस्तान को अलग करने की बात लगभग पूरी की जा चुकी थी, यानी ये बात है 3 जून 1947 की, जब ये पाकिस्तान को अलग करने का प्रस्ताव पेश किया जा चुका था, तब धीरे धीरे देसी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि को सभा में भेजना शुरू कर दिया। और देसी रियासतों ने इतनी आसानी से सभा में अपने प्रतिनिधियों को नहीं भेजा, उन्होंने पहले ये सुनिश्चित कर लिया कि उन्हें कुछ एडिशनल फैसिलिटीज दी जाएं और इन फैसिलिटी को कहा गया प्रीवी पर्स, जो आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। प्रीवी पर्स जो बाद में इंदिरा गांधी की सरकार हुई तो प्रीवी पर्स को समाप्त किया गया, तो इस प्रीवी पर्स को उनको दिया गया, मतलब आम नागरिकों से हट करके उन्हें सुविधा दी गई और उसके बाद उन्होंने अपने सदस्यों को सभा में भेजा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में कुछ अलग अलग से परिवर्तन किए। अब 1947 15 अगस्त को हम लोग चलते हैं। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो चुका है, ठीक है। अब अभी तक संविधान सभा कार्य कर रही है, संविधान का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। अब जब देश आजाद हो गया तो देश के सामने ये चुनौती थी कि संविधान सभा देश के लिए संविधान का निर्माण का कार्य करे या फिर देश के प्रशासन को देश के प्रशासन पे ध्यान दे, यानी देश को चलाए। ये बड़ी कठिन समस्या थी। तब जाकर के क्या हुआ कि अब संविधान सभा 2 तरीके से काम करने लगी। संविधान सभा एक तरह से तो वो संविधान का निर्माण कर रही है और दूसरी तरफ से वो संसद का भी कार्य कर रही है। तो इस कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि संविधान सभा पहली स्वतंत्र संसद बनी थी, यानी हमारी पहली संसद
संविधान सभा ही बनी थी। एक बार में वो संविधान बनाने का काम करती थी और दूसरी तरफ से वो देश के लिए संसद का भी काम करती थी, और इसकी अध्यक्षता, इस प्रकार से संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, यानी सभा के सदस्य जब संविधान सभा बनाने के लिए बैठते थे, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। गौर करने वाली बात है कि जब संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यही बैठक विधायिका के तौर पर होती थी, यानी कि संसद के कार्य के लिए होती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ये बात गौर करने वाली बात है, आप इसे नोट कर सकते हैं। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक दोनों रूप में कार्य करती रही। कब तक कार्य करती रही? तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा दोनों तरीके से काम करती रही, यानी संसद का भी काम करती रही और संविधान के निर्माण का भी काम करती रही, और उस समय तक लगभग संविधान का काम पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य जो थे वो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे और उन्होंने अपना अलग संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। इसके अलावे अगर कुछ अन्य बातों को भी हम ध्यान दें तो संविधान के निर्माण में के अलावे कुछ और कार्य हुए। इनमें से महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। तो राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई को 1947 को हमारा राष्ट्रध्वज अपनाया गया। इसके अलावे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, और उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। इसके अलावे 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ठीक है, और अगर हम बात करें संविधान के निर्माण की, तो इसमें कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और इस निर्माण में लगभग 11 बैठकें हुई, और संविधान निर्माण में लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा जो संविधान बना उसमें अलग अलग देशों के जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उसे फिल्टर करके, छांट करके लिया गया है। ये स्टेटमेंट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो अलग अलग देशों के संविधान से लिया गया, जिनकी कुल संख्या कम से कम 60 देश के संविधानों का अवलोकन किया गया और उन पे विचार करके उसे हमारे संविधान में शामिल किया गया। तो ये था संविधान के कार्य प्रणाली, यानी संविधान अब निर्माण हो चुका है, देश में राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है, राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं। चलते हैं आगे। अब बात आती है संविधान की समितियां की। संविधान निर्माण के दौरान कौन कौन सी समितियां बनी? संविधान निर्माण के दौरान इनमें से कुल 8 बड़ी समितियां बनी। कितनी समितियां बनी? 8 बड़ी समितियां बनी। इसके अलावा कुछ छोटी समितियां बनी। इन बड़ी समितियों की अगर हम बात करें, 8 बड़ी समितियों की बात करें, तो सबसे पहले है संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति जिनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। उसके अलावा संघीय संविधान समिति, जो भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में ही चल रहा था। प्रांतीय समिति सरदार पटेल की अध्यक्षता में, व प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में हो रहा था। अगर इनमें से सबसे महत्वपूर्ण समिति की बात करें तो वो है प्रारूप समिति। इसके अलावे भी कुछ समितियां थी, जैसे मौलिक अधिकारों के लिए, उसके अलावा प्रक्रिया नियम समिति व संचालन समिति, राज्यों के लिए अलग समिति बना दी गई थी। तो ये कुछ अलग अलग समितियां थी, लेकिन महत्वपूर्ण यही 3-4 समितियां हैं जो हम लोगों को पढ़नी है। इसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी थी, जैसे वित्त एवं कर्मचारी के लिए व सदन की समिति, कार्य संचालन समिति, डॉक्टर के.एम. मुंशी इसके अध्यक्ष थे, व राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसके अलावा कुछ छोटी समितियां भी थी। चर्चा करते हैं प्रारूप समिति की। साथियों, प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समिति थी। इसका गठन 19 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस समिति को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि नए संविधान
को निर्माण करने की मुख्य रूप से इसी समिति को जिम्मेदारी दी गई थी और इसमें कुल मिलाकर के 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। अगर हम उनके नामों को चर्चा करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो इस समिति के अध्यक्ष थे, उसके अलावे एन. गोपाल स्वामी अयंगर। अच्छा, इन सदस्यों के नाम भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, ऐसा करके भी क्वेश्चन दिखा जाता है। तो इसके नाम की अगर हम चर्चा करें, इनके सदस्यों के नाम को अगर हम देखें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, एन. गोपाल स्वामी अयंगार, इसके अलावे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सदाउल्लाह, एन. माधवराव, उसके अलावे टी.टी. कृष्णामाचारी, ये सभी उस संविधान सभा उस प्रारूप समिति के सदस्य थे। यहां तक बात समझ में आ गई कि अब प्रारूप समिति ने संविधान निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है। विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद अब अलग अलग समिति बनी थी, वो अपना अपना विचार भेजी प्रारूप समिति के पास, जैसे कि राज्य शक्ति समिति, उसके अलावे क्षेत्रीय समिति, उसके अलावे कर्मचारी समिति, जो छोटी बड़ी समितियां बनी थी वो अपने स्तर से जो भी उनको विचार आया वो प्रारूप समिति के पास भेजी और प्रारूप समिति ने उस पर मंथन करके इसे फरवरी 1948 में, कब? तो फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित कर दिया। कब किया? फरवरी 1948 में इसे प्रकाशित कर दिया और इस पे चर्चा करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया। अब प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करके 6 माह से भी कम समय में प्रारूप समिति ने ये पूरा परफॉर्मा 6 माह से कम समय में तैयार कर लिया और उस दौरान कुल मिलाकर के 141 बैठकें हुई इन 6 महीने के दौरान। अब प्रारूप समिति ने इस परफॉर्मा को तैयार कर दिया है। अब आगे चलते हैं। अब है संविधान का प्रभाव में आना। अब संविधान लागू होने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में यानी संविधान सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम रूप पेश किया, यानी अब संविधान बनकर के तैयार हो चुका है। इस बार संविधान में और उसी बार संविधान को पहली बार पढ़ा गया। लगभग 5 दिन तक ये चलता रहा, संविधान पे इस पे चर्चा होती रही और इसका दूसरा पाठन जब हुआ, यानी संविधान को जब फिर 15 नवंबर 1948 को इसको दूसरे खंड को पढ़ा, इसकी चर्चा शुरू हो गई और उस पर भी बहुत सारे विचार विमर्श हुए, बहुत सारे संशोधन के भी प्रस्ताव आए। उसमें यह था कि आपको अगर कोई प्रस्ताव ठीक नहीं लग रहा है तो इसे संशोधित कर सकते हैं, तो बहुत सारे संशोधन के प्रस्ताव आए। उनमें से कुल मिलाकर के 7,653 संशोधन के प्रस्ताव आए। 7,653 संशोधन के प्रस्ताव आए, जिनमें से तकरीबन 2,473 संशोधित किए गए। उनमें से पे चर्चा हुई, उन्हें संशोधित किया गया और संविधान सभा पर तीसरी चर्चा 14 नवंबर 1949 से शुरू हुआ और इसी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को ये पारित घोषित कर दिया गया। वह सभी अध्यक्ष व इसके जो भी सदस्य थे संविधान सभा के, वह जो उस अध्यक्ष द्वारा इस पे हस्ताक्षर कर दिया, यानी संविधान का निर्माण अब हो चुका है। अब चलते हैं 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में, यानी जब 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया तो उसमें एक प्रस्तावना थी। अब रिलेट करिए, उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित नेहरू ने जिन बातों को जिक्र किया था लगभग वही बातें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी हुई हैं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान में प्रस्तावना, उसके अलावे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। समय के साथ ये बढ़ गई, अब तो काफी ज्यादा हो गई है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया और उसके बाद जो नए कानून मंत्री बने वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर बने। अभी बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है या उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार या आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी जाती है। अब संविधान निर्माण हो चुका है, संविधान लागू हो चुका है। जैसे ही संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को,
उसके बाद से तुरंत ही उसमें कुछ परिवर्तन, उसके कुछ अनुच्छेद उसी समय से लागू हो गए, जैसे कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, उसके अलावा जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है वो उसी दिन से लागू हो गए। और संविधान का शेष भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन संविधान का कुछ हिस्सा 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, जो नागरिकता या कुछ अलग अलग चीजों से संबंधित था। अब 26 जनवरी ही क्यों चुना गया इसे लागू करने का दिन, तो इसके पीछे एक ऐतिहासिक कुछ कहानी है कि इसी दिन को संविधान की शुरुआत के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि इसका एक अपना महत्व है। इसी दिन 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में, मतलब 1929 दिसंबर था तो 30 हम लोग मान के चलते हैं, कि उन्होंने एक संकल्प पारित किया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। याद करिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि संविधान सभा के निर्माण की सुगबुगाहट 1929 से ही शुरू हो चुकी थी, तो इसीलिए 1929 दिसंबर में एक संकल्प पारित किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में इसे मनाया गया था, और उसी के याद में फिर हम लोग 26 जनवरी को संविधान घोषित किया गया, और फिर वो गणतंत्र दिवस के रूप में अब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये था संविधान का प्रस्ताव में आना। चलते हैं आगे। इसके बाद जब संविधान लागू हो गया तो फिर आलोचनाएं तो संभव थी, हर एक चीज की प्रशंसा भी होती है और उसके अलावा आलोचना भी होती है। अब संविधान सभा की क्या क्या आलोचनाएं हुई, हम इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, इसका मतलब कि इसमें प्रतिनिधि का ठीक तरीके से चयन नहीं हुआ है। आलोचकों ने, यानी जो भी संविधान सभा के आलोचक थे, उन्होंने यह कहा कि संविधान सभा में जो प्रतिनिधि थे उसका चुनाव भारत के लोगों के वयस्क मताधिकार पे नहीं हुआ। पंडित नेहरू ने कहा था कि चुनाव वयस्क मताधिकार पे होगा, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, आंशिक रूप से मनोनीत सदस्य भी आए, तो इसलिए इसमें कहा गया कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं है, मतलब प्रतिनिधियों का चुनाव ठीक तरीके से नहीं हुआ है। उसके अलावा कहा गया कि संप्रभुता का अभाव, इस दूसरी बात कही गई कि संप्रभुता का अभाव। आलोचकों ने कहा कि संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो हमारे संविधान का बहुत सारा भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसके मद्देनजर इन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान लिखा गया, इसमें बाहरी देशों के स्रोत से काफी चीजें ली गई हैं, इसके कारण इसे हम लोग संप्रभु नहीं कह सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने इसे समय की बर्बादी भी कही। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसके लिखने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगा दिया, तो इसे हम लोग समय की बर्बादी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसे कहा गया कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व है। ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविले ऑस्टिन ने टिप्पणी करी कि उन्होंने कहा कि संविधान सभा में जो भी सदस्य हैं लगभग कांग्रेस की हैं, तो इसीलिए इसे एक दलीय सदस्य कहा गया था। याद करिए कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो कांग्रेस के 208 सदस्य थे, देशी रियासतों के 93 सदस्य को आना था, तो इसे इस प्रकार से कहा गया कि ये कांग्रेस एक दलीय सभा है या कांग्रेस की सभा है। उसके अलावा इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया, क्योंकि संविधान का जब निर्माण का कार्य चल रहा था तो उस समय में जो भी व्यक्ति उस संविधान सभा के सदस्य थे, उनमें से काफी ज्यादातर लोग पेशे से वकील थे। तो उन्होंने जो संविधान का निर्माण किया, तो इस परिदृश्य में उन्हें कहा जाता है कि ये वकीलों का स्वर्ग है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण चैप्टर। उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। आप इसे 2 बार 3 बार सुन सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको उन सारी चीजों को आप रिलेट कर पाएंगे और आपको ये बातें याद हो जाएंगी। 2 बार 3 बार इसको सुनने से, आप वीडियो प्ले कर लीजिए, आप इसे सुनते रहिए, आपको लगे कि कुछ बातें नोट करनी है, आप उसे नोट कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हुए जिसका जिक्र हम लोग करते हैं। संविधान सभा ने जो प्रतीक को चुना, उसके लिए उन्होंने हाथी को चुना, यानी संविधान सभा जब मोहर के रूप में प्रतीक को चुना तो उसके लिए उन्होंने हाथी को अपनाया। सर BN राव को संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
सर बीएन राव काफी ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो उन्हें कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। और याद रहे कि सर बीएन राव ने ही 1934 में संविधान सभा की मांग की बात रखी थी। उसके अलावा एचवीआर अयंकर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो एचवीआर अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। प्रेम बिहारी नारायण रायदारा ने संविधान के प्रमुख सुलेखक यानी संविधान को वो लिखे। इसके अलावा संविधान में जो संविधान का जो मेन आप देखेंगे उसमें जो चित्र या सजावट की गई है वो शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा करी गई है, जिसमें नंदलाल बोस व ब्योर राम मनोहर सिन्हा शामिल थे, जिन्होंने संविधान सभा के पुस्तकों पर पृष्ठों पर चित्रकारी करी, अलग अलग तरह के डिजाइन उकेरे। तो ये था उसका कुछ महत्वपूर्ण अंश, आवश्यक अंश जो लगा कि आपको बताना उचित है। आशा है कि आपको ये चैप्टर ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। आप इसे बार बार सुनिएगा, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, चीजें ठीक से समझ में आई कि नहीं, या कोई बातें अगर छूट गई हैं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर करिए, उन्हें भी इस चर्चा में आमंत्रित करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।